नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके जीएस की पाठशाला में। और जैसा आपने पिछली जो है क्लासेस में इसमें देखा कि 5 प्रश्नों का एक छोटा सा कैप्सूल है, यानी कि 7 से 10 मिनट में 5 प्रश्न आप करते हैं। पर इन 5 प्रश्नों के साथ अगर हम देखें कि इस पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो डिस्कशन करते हैं, उसके साथ लगभग 20 प्रश्न आप कंप्लीट करते हैं। और ऐसे प्रश्न मैं यहाँ लेकर आता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं, साथ ही बार बार पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। और ये जो कैप्सूल है या जीके जीएस के जो ये क्वेश्चन है, न केवल ये एसएससी का सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल या रेलवे के जो एग्जाम्स हैं, साथ ही अगर हम देखें तो अलग अलग राज्यों में, स्टेट्स में, जैसे कि यूपी है तो यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पेट के थ्रू जो एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, बिहार में इसी तरह बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही आप देखते हैं कि जो एमपी में है, एमपी में भी ये प्रश्न किए गए हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। मतलब एसएससी में जो भी ग्रुप सी, ग्रुप डी के एग्जाम्स होते हैं अलग अलग राज्य में या फिर सेंटर में, हर जगह ये प्रश्न किए गए हैं। यानी कि आप सभी को जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, हर जगह आपको लाभ होने वाला है। तो आप सब भी जो है इस कैप्सूल को देखना शुरू कीजिए और ये लगातार अब आपको मिलेंगे। जिसमें आज का पहला प्रश्न जो शामिल किया गया है वो प्रश्न है, गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ठीक है, कहां पर है ये? द फेमस दशावतार टेम्पल ऑफ द गुप्ता पीरियड। कब का है दशावतार टेम्पल? गुप्त पीरियड। व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पंचायतन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, इज लोकेटेड इन। कहां पर स्थित है, कहां पर इसकी लोकेशन है, ये है आपका प्रश्न। और ये प्रश्न अलग अलग एग्जाम में बार बार किया गया है कि दशावतार मंदिर किससे संबंधित है, दशावतार मंदिर किस समय से, किस टाइम से संबंधित है, साथ ही जो है कहां पर है। और यूपी के, बिहार के, एमपी के एग्जाम में विशेष रूप से ये प्रश्न किए गए हैं, साथ ही एसएससी में तो बार बार आया हुआ है। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि यहां पर कुछ शब्द जो प्रयोग किए गए हैं। पंचायतन मंदिर, पंचायतन क्या होते हैं? पंचायतन टेम्पल्स क्या होते हैं? पंचायतन मंदिर क्या होते हैं? इसमें जो है एक मुख्य मंदिर होता है, इसमें एक मुख्य मंदिर है, एक मुख्य मंदिर, और साथ ही इसके चारों कोनों पर, चारों जो है कोनों पर 4 और मंदिर, चारों कोनों पर 4 मंदिर हैं। यानी कि जो है एक मुख्य देवता और मंदिर के चारों कोनों पर 4 अन्य देवताओं के मंदिर या 4 सहायक देवताओं के मंदिर हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है पंचायतन। मुख्य देवता के साथ ही जो है 4 और देवता। इसके अलावा जो है अगर हम ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस क्या क्या हैं? नचना कुठार का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का मंदिर और तिगवा का मंदिर। तो दशावतार मंदिर कहां पर है? ठीक है, दशावतार मंदिर कहां पर है? तो देखते हैं एक एक करके सभी ऑप्शंस को। ठीक है, अगर हम पहला देखें, नचना कुठार में जो मंदिर है ये पार्वती मंदिर है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का मंदिर क्या है? पार्वती जी का मंदिर है, यानी कि ये शैव धर्म का है, शैव धर्म का मंदिर है ये पार्वती मंदिर, शैव धर्म का है, शैवाइट्स है ये। कहां पर है ये नचना कुठार का मंदिर? ये मंदिर पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। पन्ना जहां से जो हीरो के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना जो है, ठीक है, तो ये है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, पन्ना जिला। अब पन्ना जिला कहां पर है? पन्ना जिला है मध्य प्रदेश, एमपी में, मध्य प्रदेश में है पन्ना जिला। जबकि अगर हम दूसरा देखते हैं यहां पर भीतरगांव का जो मंदिर है ये क्या है? भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव के मंदिर में ये शैव मंदिर है, पर यहां पर विष्णु जी की मूर्ति भी है। तो यह जो है हार्मोनी का, शांति का भी प्रतीक है। क्या? भीतरगांव का मंदिर। पर भीतरगांव का मंदिर जो कि कानपुर में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ये फेमस है। इसके लिए नहीं, इस पर जो प्रश्न किए गए हैं भीतरगांव पर, ये विशेष रूप से इसलिए किए गए हैं, भीतरगांव का मंदिर पहला मंदिर माना जाता है जो कि ईंटों से बना है। किससे बना है ये?
ईंटों का बना मंदिर है, ईंटों का बना है, ये ईंटों का बना है, ये जो है ब्रिक्स का बना है, ब्रिक्स का बना है। ओके, यानी कि पकी हुई ईंटों का मंदिर बना है। कहां पर? भीतरगांव कानपुर में, भीतरगांव कानपुर का मंदिर ईंटों का मंदिर है। साथ ही अगर हम देखें देवगढ़, तो देवगढ़ में है दशावतार मंदिर, देवगढ़ में है, ये हमारा सही उत्तर है। यहां है दशावतार, दशावतार। अब जो है दशावतार या 10 अवतार किसके फेमस हैं? 10 अवतार हैं विष्णु जी के। तो ये मंदिर किसका हो गया है? विष्णु का। एसएससी में प्रश्न किया गया है, ऑप्शन था विष्णु के बजाय नारायण, तो ये नारायण का, नारायण भी विष्णु जी को ही कहते हैं, तो नारायण का मंदिर भी दशावतार मंदिर ही है। ठीक है, और इसमें जो है जो चौथा ऑप्शन है तिगवा, तिगवा जो है, तिगवा ये है कटनी में। ठीक है, तिगवा कहां पर है? तिगवा है कटनी में। कटनी कहां पर है? मध्य प्रदेश। कटनी है एमपी में। और इस मंदिर को कहते हैं कंकाली देवी मंदिर भी कहते हैं। तिगवा का जो मंदिर है इसे कंकाली देवी मंदिर, कंकाली देवी मंदिर भी कहते हैं। तिगवा के इस मंदिर को कंकाली देवी मंदिर भी कहते हैं, यानी कि ये एक देवी का मंदिर है। दूसरे अर्थों में कहें तो ये शाक्त धर्म का, जो देवियों की पूजा की जाती है जिस संप्रदाय में, उसे प्राचीन काल से ही शाक्त कहते थे। ठीक है, शिव की पूजा शैव धर्म, विष्णु की पूजा वैष्णव धर्म, देवियों की पूजा शाक्त धर्म, तो इसे कह सकते हैं शाक्त धर्म या शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय का जो है ये मंदिर है। ठीक है, शाक्त संप्रदाय कंकाली देवी मंदिर कहां पर है? कटनी में, कटनी मध्य प्रदेश में। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें देवगढ़ के इस दशावतार मंदिर की, तो ये जो है सबसे पहले तो ये जितने मंदिर हैं ये सारे गुप्त काल के ही हैं। सभी मंदिर जो है यहाँ पर जो दिए गए हैं, ये सारे ही मंदिर, ये सभी जो है ये गुप्त काल के ही हैं, गुप्त काल के मंदिर हैं सभी। ठीक है, और ध्यान रखना है दशावतार को प्राचीनतम मंदिर माना जाता है, सबसे पुराना ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता है दशावतार को। दशावतार की बात करें तो यहाँ पर जो और प्रश्न आए हुए हैं, सबसे पहले तो विष्णु जी के 10 अवतारों का मंदिर है। कुल मंदिर कितने हैं? 10 ही हैं, 10 मंदिर हैं। ठीक है, और यहाँ जो और प्रश्न आए हुए हैं वो हैं, यहाँ पर कुछ अलग अलग मूर्तियां हैं विष्णु जी की, जैसे कि जो है गजेंद्र मोक्ष। आपने विष्णु जी की कथा सुनी होगी कि वो हाथी को कैसे बचाते हैं। आपने जब सत्यनारायण की कथा जो आप सुनते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि हाथी को मगरमच्छ से बचाना। ठीक है, हाथी को मगरमच्छ से बचाना, इसे ही गजेंद्र मोक्ष मुद्रा कहा गया है या गजेंद्र मोक्ष मूर्ति कहा गया है। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि गजेंद्र मोक्ष जो है कि और मूर्ति कहाँ से मिली है? जो सोनपुर का मेला बिहार में होता है गंडक नदी के किनारे, वहां एक हरिहर नाथ क्षेत्र या हरिहर नाथ मंदिर है। हरिहर नाथ क्षेत्र को या सोनपुर के उस क्षेत्र को कहा जाता है कि हरिहर नाथ क्षेत्र या सोनपुर क्षेत्र में ही विष्णु जी ने हाथी को बचाया था। तो हरिहर नाथ क्षेत्र में भी गजेंद्र मोक्ष की मूर्ति मिली है। ठीक है, दूसरी जो मूर्ति यहाँ पर महत्वपूर्ण मूर्ति मिली है देवगढ़ में, वो क्या है? शेष नाग पर लेटे विष्णु की या शेष साई, शेष नाग पर सोते विष्णु की। तो शेष साई विष्णु की मूर्ति भी मिली है। शेष साई विष्णु, शेष साई विष्णु यहाँ से मिले हैं। ठीक है, और साथ ही नर नारायण की तपस्या करते हुए, यानी विष्णु जी तपस्या करते हुए भी उनकी एक मूर्ति यहाँ से मिली है। ठीक है, तो इन दोनों पर प्रश्न है, क्वेश्चन किए गए हैं, तो ये ध्यान रखना है। विष्णु साथ ही देवगढ़ का दशावतार मंदिर है कहां पर अगर बात करें तो ये अभी उत्तर प्रदेश के यूपी में है, यूपी के ललितगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ललितगढ़ जिले में है। हाँ, साथ ही अगर जो है हमारे कुछ साथी जो उत्तर प्रदेश से होंगे उन्होंने प्रश्न देखे होंगे, तो कई बार ऑप्शन में ललितपुर जिला होता ही नहीं है, झांसी होता है। तो ध्यान रखना है कि अगर ललितपुर नहीं है ऑप्शन में तो झांसी को टिक करना है, झांसी को सही मान लेना है। क्यों? क्योंकि ललितपुर जो जिला है वो झांसी से ही कट करके बना था, इस वजह से कभी कभी जो पुराने क्वेश्चन थे उसमें ललितपुर है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। हाँ, ये एसएससी में जो पुराने क्वेश्चन आप देखते हैं उसमें ललितपुर नहीं मिलता है, झांसी ही रहता है।
तो ये ध्यान रखना है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितगढ़ जिले में है, उत्तर प्रदेश में। अगर ललितगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो झांसी सही मान लेना है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? कौन से भाग के लिए? अनुच्छेद 32 किस भाग में है? भाग 3 में है। भाग 3 में है। भाग 3 है क्या? पार्ट 3 है क्या? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। ओके, फंडामेंटल राइट्स क्या है प्रश्न? आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट डील्स विथ। कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है ये। और अनुच्छेद 32 क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है हमें? ये देता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है ये। अब ये उपचार जो दिए गए हैं, ये जो रेमेडीज दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हमें प्रोवाइड की गई हैं आर्टिकल 32 में, ये हैं क्या? क्योंकि हमें मूल अधिकार दे दिए गए हैं भाग 3 में, जिसमें कई सारे अधिकार हैं। समानता का अधिकार है, साथ ही अस्पृश्यता के विरुद्ध है, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार है, अनटचेबिलिटी के विरुद्ध अधिकार है, साथ ही आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, स्पीच की जो है फ्रीडम दे दी गई है आपको, साथ ही आपको धर्म की स्वतंत्रता मिली हुई है। कई सारे जो है आपको राइट्स यहाँ पर, फ्रीडम आपको मिले हुए हैं मूल अधिकारों में। पर ये राइट्स आपको प्रोवाइड कौन करेगा, देगा कौन? मान लो कि आपको किसी कारण से पुलिस वाले जो है बिना बात के पकड़कर जो है जेल में डाल देते हैं, तो आखिर आपको राइट्स कैसे मिलेंगे? इसके लिए कि राइट्स आपको प्रोवाइड हो, आपको प्रदान किए जाएं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी मूल अधिकार का ही भाग बना दिया गया है, मूल अधिकारों में ही रख दिया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार रख दिया गया, जिसमें जो है अगर किसी को उसका मूल अधिकार नहीं मिल रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी कि उसे किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, अधीनस्थ जो है न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं। अगर मूल अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो सीधे सुप्रीम कोर्ट। ओके, और इसी कारण क्योंकि मूल अधिकारों को प्रदान किया गया है अनुच्छेद 32 में, इसलिए इसे डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने इस भाग को कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा। तो ओके, संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 को ही कहा। ठीक है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने इसे। ठीक है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा इसे। तो ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी बार बार किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। संविधान का हृदय और आत्मा जो है डॉक्टर अंबेडकर ने किसको कहा? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलता है। अब ये अधिकार मिलते कैसे हैं? इसमें जो है 5 रिट्स दी गई हैं, 5 रिट्स दी गई हैं, 5 रिट्स हैं इसमें, 5 रिट्स हैं इसमें। ठीक है, 5 रिट्स हैं। अब ये 5 रिट या 5 जो है वाद ये दिए गए हैं, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करवाता है, मूल अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन से हैं ये? पहला है हैबियस कॉर्पस, ओके, हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला है, फर्स्ट है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि कोई भी किसी को अवैध रूप से इलीगली डिटेन नहीं कर सकता, इलीगली जो है निरोध नहीं कर सकता है किसी का। ठीक है, अवैध रूप से किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता, इलीगली डिटेन नहीं कर सकता, चाहे वो कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, चाहे कोई पब्लिक हो। ठीक है, यानी कि चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई प्राइवेट व्यक्ति हो जो कि कोई सरकारी अधिकारी ना हो, वो भी किसी दूसरे व्यक्ति को हिरासत में नहीं रख सकता। ठीक है, और अगर हिरासत में रखता है तो सुप्रीम कोर्ट, अगर इस मामले में आता है, कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट
कह सकता है कि उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए। ठीक है। दूसरा है मेंडामस। मेंडामस, मेंडामस या परमादेश। दूसरा है परमादेश, यह है परम आदेश जिसमें सुप्रीम कोर्ट कमांड करता है। इसकी लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ है बी कमांड। ओके, कमांड कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। वैसे हाई कोर्ट को भी ये पावर है अनुच्छेद 226 में, पर यहां हम सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 32 की बात कर रहे हैं। तो यहां कमांड किसको करेगा? कमांड जो है किसी भी सरकारी अधिकारी को, गवर्नमेंट ऑफिशियल को कर्तव्यों का पालन करने के लिए, या अगर वो अपने कर्तव्यों का ज्यादा ही पालन कर देता है, बाहर निकलकर अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकलकर पालन कर देता है, तो ये कहने के लिए कर्तव्यों का पालन इतना नहीं करना है, अब आपके जो कर्तव्य हैं उतना ही कीजिए। ठीक है, तो ये बी कमांड है, परमादेश है। तीसरा क्या है? तीसरा है प्रोहिबिशन। तीसरा है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ओके, प्रोहिबिशन या प्रतिषेध, या जो है इसी को कहते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध सामान्य तौर पर जो हायर कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, अपने अधीनस्थ न्यायालय को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को जारी करती थी। पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ही अब प्रतिषेध न केवल सबऑर्डिनेट कोर्ट को बल्कि साथ ही में जो है सरकारी अधिकारियों को भी किया जा सकता है। ठीक है, किसके लिए? अगर वो अपने अधिकारिता से बाहर जाकर कोई काम करते हैं तब। ठीक है, यानी कि जहां पर किसी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है, उसके बाहर का कोई काम कर दिए तो वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय रोक सकता है। चौथी रिट है, चौथी रिट है सर्टिरियरी या उत्प्रेषण। ठीक है, सर्टिरियरी है ये, सर्टिरियरी, ओके, सर्टिरियरी या उत्प्रेषण, ये ऐसे मामलों में है जब अधीनस्थ न्यायालय किसी मामले में अपना निर्णय दे देता है पर वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। जैसे हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, उसका ज्यूरिसडिक्शन केवल उत्तर प्रदेश है, पर वो मध्य प्रदेश के किसी मामले में निर्णय दे दे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? ऐसे निर्णयों को वो अपने पास बुला लेगा, ऐसे मामले को अपने पास ले लेगा और उसे रद्द कर सकता है, खत्म कर सकता है। देन पांचवा है, पांचवी रिट क्या है? पांचवी रिट है अधिकार परीक्षा, कुओ वारंटो। कुओ वारंटो, ओके, कुओ वारंटो या अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, इसका सीधा सा अर्थ है अधिकार पूछा जाता है किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी, आपने जो भी काम किया किस अधिकार से किया। ठीक है, यहां सामान्य तौर पर जो है अगर कोई ऑफिशियल सरकारी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी पद पर बना हुआ है तो उससे पूछा जाता है कि आप जो कर रहे हैं किस अधिकार से कर रहे हैं, आपकी जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपको अथॉरिटी भी है या नहीं। तो 5 रिट ये टोटल जो है जारी की जाती हैं अनुच्छेद 32 में। साथ ही उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 में ये 5 रिट जारी करता है। इसके अलावा भी वो रिट जारी कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि हाई कोर्ट की जो रिट की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? दिन और रात में, यानी कि ये डे टू डे की बात हो रही है, ये वार्षिक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये बताना है आपको, एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स मोस्ट लाइकली टू बी। तो सबसे अधिक तापांतर कहां पर होगा ये पूछा जा रहा है। डे नाइट में, दिन और रात के जो है तापमान में सबसे अधिक अंतर कहां पर होगा ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे अधिक तापांतर कहां पर होता है। सबसे अधिक तापांतर अगर पूरी पृथ्वी पर ही हम देखें, पूरे अर्थ पर ही देखें, तो सबसे अधिक तापांतर होता है जो उष्णकटिबंधीय या उष्ण मरुस्थल हैं, हॉट डिजर्ट रीजन जो है वहां सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक कहां पर होता है? उष्ण मरुस्थल। ठीक है, हाईएस्ट कहां होता है? उष्ण मरुस्थल में। उष्ण मरुस्थल, ओके, उष्ण मरुस्थल में, उष्ण मरुस्थल, हॉट
डेजर्ट्स में तापांतर सबसे अधिक होता है। रीजन क्या है, कारण क्या है कि यहाँ होता है? क्योंकि जो सैंड है, जो बालू है, वो बहुत तेजी से गर्म होती है और डेजर्ट एरियाज में नमी नहीं होती है, ह्यूमिडिटी नहीं होती है या बहुत कम होती है। इसके कारण जो बालू है, जो सैंड है, बहुत तेजी से गर्म होती है। रात में जब सनलाइट नहीं होती है, सूर्य का प्रकाश नहीं होता, बहुत तेजी से ठंडी भी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर दिन में टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है तो रात में टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री चला जाता है। ठीक है, तो रात ठंडी है लेकिन दिन गर्म है, तो सबसे अधिक यहाँ पर होगा। अगर हम सबसे कम की बात करें कि सबसे कम तापांतर कहाँ होगा, सबसे कम तापांतर कहाँ पर होगा, टेम्परेचर में डिफरेंस जो है सबसे कम कहाँ होगा? सबसे कम तापांतर होगा जो भी सी एरियाज होंगे, जो भी समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र होगा और साथ ही विषुवत रेखीय इक्वेटोरियल रीजन में। क्यों, इसको देख लेते हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में क्यों? विषुवत रेखीय क्षेत्र, कारण क्या है? एक कि यहाँ पर साल भर सूर्य लगभग सिर के ऊपर होता है, 90 डिग्री पर होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक होती है, ह्यूमिडिटी बहुत अधिक है। ह्यूमिडिटी बहुत अधिक होने से टेम्परेचर बहुत तेजी से कम नहीं हो पाता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर बहुत कम है, बहुत अधिक है, तो वहां पर तापमान जो है बहुत कम तेजी से नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं, समुद्र के किनारे या जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि जो पानी है, वाटर है, वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। अब ये नहीं कि वो एक आप बॉटल में एक भगोने में भर के गर्मा रहे हैं, वो अलग है। ठीक है, एक बाउल में गर्म कर रहे हैं, वो अलग है। पर पूरे समुद्र की बात हो रही है कि समुद्र जितना पानी होगा तो धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। इस वजह से समुद्र के किनारे के आसपास के क्षेत्र ये क्या होंगे? ये जो है धीरे धीरे गर्म, धीरे धीरे ठंडा होंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने ऑप्शंस पर। किस स्थान पर दिन रात के तापमान में अंतर सबसे अधिक होगा? क्या यहाँ कोई जो है उष्ण मरुस्थल है? बिल्कुल है, हमारा थार रेगिस्तान, भारत का ही थार रेगिस्तान। तो ये रेगिस्तान है, उष्ण मरुस्थल है। उष्ण मरुस्थल है तो यहाँ सबसे ज्यादा तापमान में अंतर होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा तापमान में अंतर होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि तापमान में अंतर, बाकी अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें, माउंट एवरेस्ट में जो है ऊंचाई बहुत अधिक है, वहां पर आपको पता होगा कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। ठीक है, तापमान घटता जाता है, इस वजह से जो है यहां भी आपको पता है कि तापमान जो है घटेगा। तापमान घटने की दर क्या है? 165 मीटर की ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बहुत अधिक है तो तापमान वहां हर समय कम ही बना रहेगा। चिल्का झील और अंडमान निकोबार, चिल्का झील भी ओडिशा में है, चिल्का झील ओडिशा में है पर समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे है, तो यहाँ भी समुद्र का प्रभाव रहेगा, सी का जो है इफेक्ट आएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आइलैंड्स हैं, ये बे ऑफ बंगाल में ही हैं और इक्वेटर के किनारे भी हैं, इस वजह से यहाँ भी तापांतर कम ही होगा। ठीक है, दिन रात के तापमान में अंतर कम ही होगा, हर समय गर्मी ज्यादा होगी और ह्यूमिडिटी आर्द्रता भी बहुत अधिक होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर टू ह्यूमन स्किन? क्या पूछ रहा है कि ह्यूमन स्किन को कलर, इसमें से कौन सा पिगमेंट, कौन सा वर्णक प्रदान करता है? लूसीफेरिन, हीमोग्लोबिन, फ्लावोनोइड्स या मेलेनिन? कौन सा वर्णक है, कौन सा पिगमेंट है जो हमारे जो है स्किन को कलर देता है? यानी कि जो है जिसके कारण अगर यूरोपियंस को देखें तो वो लगभग व्हाइट हैं, पूरी तरह से व्हाइट नहीं, क्रीमी हो गए हैं, और भारतीयों को देखें तो ये ब्राउन हो गए हैं, लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, चॉकलेटी ब्राउन है। अफ्रीकन्स को देखें तो काले हो गए हैं, ब्लैक हो गए हैं पूरी तरह से, है नहीं, पूरे एकदम कई जगह जो है देखेंगे करिखा जैसे काले हो गए हैं, तो काले हो गए हैं ये। तो कौन सा वर्णक है, कौन सा पिगमेंट है जिसके कारण जो है क्या होता है कि रंग प्रदान करता है, स्किन में कलर आता है? ठीक है, तो यहां ध्यान रखना है कि क्या है, ये मेलेनिन है।
पर मेलेनिन पर जो क्वेश्चंस हैं ये केवल इतने ही नहीं हैं कि ये त्वचा को रंग देते हैं, स्किन को कलर प्रोवाइड करते हैं, ये और क्या करते हैं, ये जो है सबसे पहले तो मेलेनिन जो है ये त्वचा में, स्किन्स में उपस्थित जो है मेलेनोसाइट्स नाम के सेल्स से बनते हैं, सेल्स में उपस्थित होते हैं। ये किससे बनते हैं, ये मेलेनोसाइट्स, मेलेनोसाइट्स सेल में जो है ये उपस्थित होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, मेलेनोसाइट्स कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक प्रश्न ये पूछा जाता है, मेलेनोसाइट्स कोशिकाओं से में उपस्थित होते हैं, उससे बनते भी हैं, कोशिकाओं में उपस्थित। ठीक है, अब ये इन पर और क्या प्रश्न है, ठीक है, इस पर जो और प्रश्न है उसको देखना है कि ये जो है जो मेलेनिन होते हैं ये पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी आंखों की, हमारी त्वचा की जो है ये रक्षा करते हैं, साथ ही हाँ बालों की। एक सिंपल सा जो है, जो भी अल्ट्रावायलेट रेज के सामने पड़ सकता है शरीर का जो हिस्सा, उसकी मेलेनिन अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करते हैं, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करते हैं। तो किसकी रक्षा करेंगे ये मेलेनिन जो है, मेलेनिन ये जो है हमारी त्वचा, बालों और आंखों की रक्षा करते हैं। आंखों की किससे रक्षा कर रहे हैं, पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से, पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, दे प्रोटेक्ट स्किन, हेयर एंड आईज फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करते हैं। हाँ, अब जो है इसका कोई नुकसान भी है, इसका नुकसान भी बहुत बड़ा है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट तो करते हैं, पर अगर किसी कारण से इनकी मात्रा अधिक हो जाए या मेलेनिन जो पिगमेंट है ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखाएं, तब क्या होगा, ये इसी को कहते हैं स्किन कैंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मेलेनिन जो है ये त्वचा कैंसर का कारण भी है, स्किन कैंसर का कारण भी है, रीजन भी है। ये त्वचा कैंसर का कारण भी मेलेनिन है। मेलेनिन की जो है अधिक मात्रा या अनकंट्रोल ग्रोथ, अधिक मात्रा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहीं पर। अगला प्रश्न है, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का, सत्रिया इज द क्लासिकल डांस ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट। ओके, सबसे पहले यहाँ जो और प्रश्न है वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ध्यान रखना है, शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करें, क्लासिकल डांस की बात करें, क्लासिकल डांस की बात करें तो क्लासिकल डांस जो है दो तरह से हम देखेंगे। संस्कृत नाटक एकेडमी मानती है कि भारत में 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कौन मानती है, संस्कृति नाट्य अकादमी, इसके अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि हमारा संस्कृति मंत्रालय कहता है कि 9 जो है 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। संस्कृति मंत्रालय 9 कहता है। अब ये हैं कौन से, आखिर ये अगर 9 हैं या 8 हैं या जितने भी हैं, ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एक एक राज्य से हम देखते हैं, हम दक्षिण से शुरू करते हैं, वही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं कि कौन सा है, वहीं पर जाकर के हम परेशान भी होते हैं। तो दक्षिण से देखते हैं, केरल में 2 हैं, मोहिनी अट्टम, ये केरल में है। ठीक है, मोहिनी अट्टम है। ठीक है, ठीक ही मोहिनी अट्टम। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें जो है, और दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, वो भरतनाट्यम है। ठीक है, भरतनाट्यम है। ये कहां पर है, तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, भरतनाट्यम कहां पर है, तमिलनाडु।
ठीक है। और साथ ही अगर हम तीसरे नंबर पर देखें, तीसरे नंबर पर फिर आंध्रा को देखते हैं। ठीक है, हाँ तीसरा जो है यह है आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। देन जो है साथ, ठीक है, ओडिशा में देखें, ओडिशा में कौन है, ओडिशा में कौन है, ओडिशा में कौन, ओडिशा में है ओडिसी। यही सबसे आसान है जिसे कि याद रख सकते हैं। ठीक है, ये ओडिशा में है, ये ओडिशा में है। ठीक है, ठीक है, अगला देखते। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो अभी जैसा मैंने बताया था कि केरला में एक और है, केरला में और कौन सा है, केरला में अलग इसको इसलिए किया है कि याद हो सके। कथकली जो है ये केरला में है। ठीक है, और कथकली के साथ ही एक और ध्यान रखना है, छठा जो है ये है कथक। कथक जो है ये उत्तर के राज्यों में है, उत्तर भारत में है। क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, इसलिए उत्तर भारत में है। ठीक है, कोई भी राज्य आता है तो कथक जो है हर जगह है, कथक जो है हर जगह है। ठीक है, ठीक है। देन जो है आता है सत्रिया, जो कि हमारा यहां पर सामने है। ठीक है, सत्रिया जो है, जो कि प्रश्न ही किया गया है, सत्रिया कहां पर है, असम में। ठीक है, तो हमारा सातवां क्या हो गया है, सत्रिया, जो कि असम में है। और आठवां क्या है, आठवां क्या है, आठवां है मणिपुरी। ओके, आठवां है मणिपुरी। फिर ये कहाँ का है ये तो बताने की जरूरत नहीं, मणिपुरी मणिपुर में है। पर हाँ, इसे ध्यान रखना है, मणिपुरी को ही थांगटा भी कहते हैं। ठीक है, मणिपुरी को ही थांगटा भी कहते हैं, थांगटा भी कहते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को ही। अब जैसा हमने बात किया कि संस्कृति मंत्रालय कहता है कि 9 हैं, तो भाई ये 9वां कौन है, ये एक और कहां से आ गया। अगर हम इस 9वें की बात करें तो ये है छऊ। ठीक है, छऊ। और छऊ जो है ये 3 राज्यों में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल छऊ है, झारखंड छऊ है और ओडिशा छऊ है। ठीक है, अगर हम तीनों को ही देखें तो जो झारखंड वाला छऊ है इसे सरायकेला छऊ कहते हैं। ठीक है, झारखंड में जो छऊ है इसे क्या कहते हैं, झारखंड वाले को कहते हैं सरायकेला, सरायकेला छऊ। ठीक है, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल वाले की, वेस्ट बंगाल वाले की, तो इसे पुरलिया छऊ कहते हैं, पुरलिया छऊ कहते हैं। ठीक है, साथ ही अगर यहां हम बात करें ओडिशा की, ओडिशा जो है तो ओडिशा वाले को कहते हैं मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। ठीक है, तो ये जो है टोटल हमारे 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। और इसमें भी अगर हम सत्रिया की ही बात करें, सत्रिया की ही बात करें अगर हम, तो सत्रिया जो है किसने शुरू किया है, ये माना जाता है 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ और श्रीमंत शंकर देव ने शुरू किया। ठीक है, कब, 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ। किसने शुरू किया, श्रीमंत, श्रीमंत शंकर देव ने, शंकर देव ने। और ये जो है वैष्णव थे, वैष्णव थे यानी विष्णु की पूजा करते थे, सही रूप में कृष्ण की पूजा करते थे। ठीक है, वैष्णव थे और कृष्ण की पूजा करते थे। और ये नृत्य इन्होंने शुरू किया मंदिरों में ही, मंदिरों में ही, या श्री कृष्ण की पूजा के लिए ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है सत्रिया नृत्य है, सत्रिया नृत्य असम में। ठीक है, सत्रिया नृत्य कहाँ पर, सत्रिया नृत्य असम में शुरू किया श्रीमंत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में। साथ ही अगर सत्रिया की बात करें तो जो असम वाला एक डांस है, डांस फॉर्म है बिहू, बिहू सबने सुना होगा। तो सत्रिया जो है बिहू से प्रभावित है। ठीक है, बिहू से प्रभावित है,
बिहू से प्रभावित है। बिहू जो कि एक कृषि का त्योहार है, कृषि का त्योहार, कृषि का जो है डांस है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, उससे प्रभावित भी है। ठीक है, उससे प्रभावित भी है क्षत्रिय। तो ये ध्यान रखना, ये हमारे 5 क्वेश्चन है आज के कैप्सूल के। एक और प्रश्न आपके लिए है कि आप जो है कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और हमारा प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला आपने नाम सुना होगा, पुष्कर जो जगह है उसका नाम सुना होगा, तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है? वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड? पुष्कर फेयर कहाँ पर जो है आयोजित किया जाता है, कहाँ जो है मनाया जाता है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? आपको बताना है इसे कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट कीजिए, बताइए जो है कि कौन सा सही है। बिल्कुल, और अगले जो है कैप्सूल के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।